हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का पहला चैप्टर की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप सब लोग डेमोक्रेसी 6 क्लास में पढ़ते हुए आए हो, तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या। अगर हम सिंपल भाषा में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बोलें तो डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब पीपल से गवर्नमेंट बनती है, पीपल के द्वारा गवर्नमेंट बनती है और पीपल के लिए गवर्नमेंट बनती है। देन हम बात करते हैं इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की हमें इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, उसकी इमरजेंस क्यों होती है। तो लगभग 2600 ईयर्स पहले इंडिया में बहुत छोटे छोटे स्टेट्स बनाए गए थे जिनको बोलते थे महाजनपद। वो डेवलप्ड हुए थे और कुछ स्टेट्स किंग के द्वारा रूल हुए गए, कुछ स्टेट्स को बोला गया गन्स और संघ, जो कि रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रूल किए गए। वजीगण में डेमोक्रेटिक तरह की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो है, और जो एंशियंट ग्रीक सिटी है एथेंस में, वहाँ एडल्ट मेल्स हैं जहाँ पे 30 जिनकी एज है या उससे भी ज़्यादा है, वो एक बॉडी फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं असेंबली, और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। तो पहले क्या होता था, मोनार्की सिस्टम चलता था। मतलब जो किंग वाला किंगडम हुआ करता था उसे मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या था, जो किंग तो खैर रूल करता ही था कंट्री वगैरह को, लेकिन उसके जो भी वंश वगैरह होते थे फिर वो रूल करते थे किंगडम को। तो इस तरह से पीढ़ी तो पीढ़ी चली जाती है। इस सिस्टम को बोला जाता था मोनार्की सिस्टम। तो इसके लिए क्या हुआ, बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। यहाँ मेनली बात अमेरिका की हो रही है। तो फिर उन्हें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 1787 में। जो यूएसए के नए गवर्नमेंट थे उन्हें बिल ऑफ राइट अडॉप्ट किया, जो कि ये ग्रांट करता है कि हर सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स मिले हुए हैं। देन 1789 में फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। ये बेसिकली लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी के बेस था, और एट लास्ट वहाँ पे भी नेशनलिज्म और डेमोक्रेटिक मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में बन चुका था। इससे बहुत सारे देश इंस्पायर्ड होते, जैसे कि यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, ये सारे स्टेट से बहुत इंस्पायर होते। तो यहाँ क्या होता, पीपल्स जो थे वो उनको राइट दिया गया था वोटिंग करने के लिए। और 20th सेंचुरी में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका भी इंडिपेंडेंट हो गया और वहाँ डेमोक्रेसी अडॉप्ट हो गई। और जैसे कि हमारे नेबरिंग कंट्री नेपाल, वो भी मोनार्ची सिस्टम से हटके 2006 के बीच में ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी, पीपल्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो बेसिकली इक्वलिटी जो है वो मेन की फीचर है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी बेटर क्यों है, क्योंकि वो सिटीजन्स में इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। ये हर व्यक्ति की डिग्निटी को बढ़ाता है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, डिफरेंसेस को सॉल्व करने में हेल्प करता है, और जितने भी मिस्टेक्स वगैरह होती हैं उनको करेक्ट करता है। देन बात करते हैं पावर की। हर सिस्टम्स के अलग अलग पावर्स होते हैं। अगर हम आसपास के लोगों की बात करें तो कुछ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे, कुछ मोनार्क सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, कुछ डिक्टेटरशिप को करेंगे, या कुछ रिलीजियस लीडर को सपोर्ट करेंगे। लेकिन उनमें से बहुत जो सेटिस्फाइड हैं वो डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड हैं। इसलिए हमें एक ही कन्फ्यूज़न फेस करना पड़ता है। डेमोक्रेसी देखने में तो अच्छी है, लेकिन अगर उसे प्रैक्टिस में लिया जाए तो वो इतनी भी ठीक नहीं है। डिलेमा मतलब कन्फ्यूज़न हमें ये सोचने में मजबूर कर देती है कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या निकलेंगे, क्या बताया जाएंगे। अब जैसे कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो इस मामले में अच्छी है कि वो डिसीजन मेकिंग जल्दी कर लेती है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके लिए बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि वो पूरे पीपल को देख के लेती है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए पीपल के बिहाफ पे। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। वहाँ के जो हेड होते हैं वो उनको जो सही लगता है वो उसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं। लेकिन सिटीज़न का ये राइट है कि वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को एग्जामिन कर सकते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। अब डेमोक्रेसी में जब डिसीजन ले लिया जाता है तो उसके बाद कुछ आउटकम्स आते हैं, जैसे कि रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज, लेजिस्लेशंस, और सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। मतलब हर टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते रहें, डिबेट्स चलते रहें, पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशंस के बीच में पूरा पब्लिक डिबेट्स चलते रहे, और सिटीजन्स को ये राइट है उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने तक कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या डिसीजन ले रही है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी है वो मेनली पॉलिटिकल इक्वलिटी पे बेस्ड है पूरी, और सब इंडिविजुअल को इक्वल राइट्स है हर किसी भी चीज़ का। लेकिन कुछ इनइक्वलिटी है इंडिया में भी। अब जैसे कि हर एडल्ट पर्सन को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जिनकी 18 एज या 18 से बड़ी एज होती है, उनको वोट करने का अधिकार होता है। तो इस सिस्टम को बेसिकली हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। लेकिन कुछ पीपल हैं इंडिया में जो कि इनइक्वलिटी एक्सपीरियंस करते हैं, किस वे में, कास्ट और रिलीजन की बेस में। अब जैसे कास्ट इनइक्वलिटी में क्या हो गया, बेसिकली हमारे इंडिया में कास्ट डिवीज़न है, लेकिन और कंट्रीज़ में ये सब चीज़ नहीं देखी जाती है। तो पहले क्या होता था, सोसाइटीज़ को उनके कास्ट के बेस पे, उनके वर्ग के बेस पे अलग अलग कर दिया जाता था। हाई फैमिली मेम्बर्स अलग रहते थे, लोअर फैमिली मेम्बर्स अलग रहते थे, उनको वोट करने का भी कोई अधिकार नहीं था। या बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो हायर कास्ट के लोग करते हैं वो लोअर कास्ट के लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है नहीं है। जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पूरी तरीके से इस भेदभाव को हटा दिया है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने लोअर कास्ट के लिए एक अलग वैकेंसीज रखी है, एससी और एसटी की, उनके स्कूल्स भी हैं, ऑफिसेज भी हैं, लेकिन पूरी तरीके से भी अनटचेबिलिटी अभी ख़त्म नहीं हुई है फिर भी। नेक्स्ट इनइक्वलिटी आती है रिलीजियस इनइक्वलिटी। अब जैसे कुछ पीपल हैं जैसे कि वो दूसरे रिलीजियस ग्रुप को बहुत हेट करते हैं। हमारे इंडिया ही नहीं, और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रिलीजन्स में भी भेदभाव होता है। तो कुछ लोग क्या करते थे, डिफरेंट रिलीजन्स को अवॉइड करते थे, उनके साथ नहीं रहते थे, या फिर उन रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे, उनके नेबरहुड में भी नहीं रहना चाहते थे वो लोग। तो इस चीज़ को लेके उनके बीच में कम्युनलिज्म हो जाती थी, मतलब रिलीजन को लेके लोग लड़ जाते थे। और अभी भी कम्युनलिज्म देखी जाती है बहुत सी जगह पर। जो डेमोक्रेसी है वो ह्यूमन डिग्निटी को इन्हेंस करते हैं। जब पीपल अनइक्वली ट्रीट करते हैं तो उनकी डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट होता है। अब इसमें डेमोक्रेसी क्या करती है कि वो पीपल्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, भेदभाव नहीं करती, किसके बेसिस पे, कास्ट हो, कलर हो, स्टेटस हो, क्लास हो, कोई भी जेंडर हो, या प्लेस ऑफ बर्थ हो, रिलीजन हो, इनके बेस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करती पीपल्स को। सब सिटीजन्स के बीच इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है, और हर एक लोग का आईडी होती है, उसका पहचान पत्र होता है, ताकि वो जाना जाए अपने खुद के नाम से, चाहे वो इंडिया में हो या उससे बाहर हो। इंडिया में कुछ लॉज आए थे इसी चीज़ को लेके, जैसे अनटचेबिलिटी एक्ट आया था 1958 में, या प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट्स आया था 1976 में। तो ये सब चीज़ थे कि डिफरेंस करते थे कास्ट, रिलीजन वगैरह के बीच में, इस वजह से ये सब चीज़ एक्ट आए। बट अब तो है नहीं, अब ऐसा कोई डिफरेंस भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा होगा तो बहुत रेयर डिफरेंस होगा। तो यही सब चीज़ मेनली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। फॉर्मल इक्वलिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बेसिकली क्या है, लॉ से पहले जितनी भी कोई भी पर्सन हो सब इक्वल है, चाहे वो कंट्री का प्रेसिडेंट क्यों ना हो या कोई डोमेस्टिक वर्कर क्यों ना हो, सब इक्वल हैं। किसी भी पर्सन में भेदभाव नहीं होगा, उसके रिलीजन के बेस पे, उसके रेस के बेस पे, या कास्ट के बेस पे, या कुछ और भी, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो। हर पर्सन को पब्लिक प्लेसेस प्रोवाइड कराए जाएं, जैसे कि प्लेग्राउंड्स हो गया, होटल, शॉप, मार्केट्स, ये सब लोगों के लिए है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए नहीं होगा। और अनटचेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। तो ये चीज़ थी मेनली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इक्वलिटी प्रोवाइड कराती है सबके बीच में। अब आर्टिकल 15 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस हैं जो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस बर्थ को डिस्क्रिमिनेट करती है। फिर इसमें हमारी वही सब बात आ जाती है जो हमारी फॉर्मल इक्वलिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थी, कि सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ के प्लेस के बेस पे इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना जाना चाहिए। किसी भी सिटीज़न को उनके सब्जेक्ट के बेस पे, लाइक डिसेबिलिटी हो गया, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शंस, इन सब के कंडीशंस होने के बावजूद भी उनको शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स या कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली प्लेसेस है उनका एक्सेस किया जाए। रोड्स हो गया, वेल्स हो गया, पब्लिक पीपल रिसोर्ट हो गया, जो एक नॉर्मल पब्लिक यूज़ करती है, वो ये सब चीज़ जो और भी सिटीजन्स हैं वो सब भी यूज़ कर सकें। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 क्या प्रोवाइड करता है, वो बेसिकली इक्वलिटी या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बीच। मतलब जो पब्लिक सर्विस है वो रिलीजन, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस के थ्रू डिवाइड नहीं है, वो सेपरेट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 डिक्लेयर करता है अनटचेबिलिटी को,
या कोई भी डिसेबिलिटी को जो अनटचेबिलिटी को अराइज करती है। देन 1995 में गवर्नमेंट के थ्रू एक एक्ट पास हुआ जो था डिसेबिलिटीज़ एक्ट। मेनली ये उन पर्सन्स के लिए था जिनको कोई डिसेबिलिटी ऑर्डर थे, तो उसमें इक्वल राइट्स उन पर्सन्स को देने के लिए ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का मेन प्रोविज़न ये था कि जो गवर्नमेंट होती थी एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कराते थे, एम्प्लॉयमेंट देते थे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होता था, या सोशल सिक्योरिटी। तो इक्वलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स और स्कीम चलाए हैं। उनमें से एक स्कीम का नाम है मिड डे मील स्कीम। इस स्कीम में जो भी सारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स के चिल्ड्रन होते थे उनको लंच प्रोवाइड कराया जाता था। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव्स है जो पुअर चिल्ड्रंस होते थे, जो भूखे रहते थे, बेसिकली उनको प्रोटेक्ट करना हंगर से क्लासरूम में। और अगर फूड और लंच प्रोवाइड कराया जाएगा तो स्कूल में जो चिल्ड्रंस होंगे वो ज़्यादा आएंगे, उनके अटेंडेंस बढ़ेंगी। चिल्ड्रंस के बीच में सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि सब सारे कास्ट से बिलोंग होते हैं, उनके बीच में कोई भी भेदभाव ना बने। चिल्ड्रन को मेल न्यूट्रिशन से अवॉइड करने के लिए, जैसे कुछ स्टूडेंट्स में क्या होता है न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उनको बेसिकली फुलफ़िल करने के लिए उनको लंच प्रोवाइड कराया जाता है। बेसिकली न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि 1st to 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो बेसिकली मिड डे मील स्कीम का ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है। देन बात करते हैं डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म की। अब हमें पता है कि जो प्यूपल्स हैं उनके पास राइट्स हैं अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने के लिए और बोलने के लिए कि डेमोक्रेसी में क्या डिसीजन लाना चाहिए। इन सब चीज़ों में बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ़ डिस्कशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं बहुत सारी। हालांकि ये बहुत टाइम लगाता है डिसीजन मेकिंग जो भी है, लेकिन एट लास्ट वो सही डिसीजन तक पहुंच जाते हैं। तो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट के 3 लेयर्स हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। और अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल के थ्रू इलेक्ट होते हैं इन देयर रिस्पेक्टिव लेवल्स। तो बेसिकली हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी आने के बाद भी पीपल्स के अमंग बहुत सारे डिफरेंसेस हैं अभी भी। और सिर्फ हमारे कंट्रीज़ में ही नहीं, बाहर के और भी कंट्रीज़ में भी बहुत डिफरेंसेस हैं।